नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT की हिस्ट्री, जिसमें हमारा जो चल रहा है कक्षा 7 का टॉपिक छठा यानी कि लेसन छठा, जिसमें हमारा आज दूसरा पार्ट है। और उस पार्ट में हमारा जो हेडिंग है वो है बड़े और छोटे व्यापारी। तो इसमें हम बात करेंगे जो व्यापारिक संघ थे, जो आसपास के क्षेत्रों में या दूरवर्ती क्षेत्रों में व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे। जहाँ जो व्यापारी हैं भारत में बाहर से व्यापार करने के लिए आते थे, तो उनकी बात हम करेंगे। वो किस प्रकार से अपना व्यापार वाणिज्य चलाते थे और कहाँ कहाँ पर वो व्यापार के लिए जाते थे। तो चलिए हम देखते हैं बड़े और छोटे व्यापारी। तो इनमें हम देखेंगे, इन व्यापारियों में सबसे पहले इनमें बंजारा भी शामिल थे। जो बंजारे होते थे, क्या थे? बंजारे भी शामिल होते थे। और विशेष रूप से हम देखें तो इनमें घोड़ों के व्यापारी होते थे। क्या होते थे? घोड़ों के जो व्यापारी हैं वो क्या है? विशेष महत्व रखते थे। विशेष महत्व रखती थी। और इन घोड़ों के व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता था? एक संघ बनाया जाता था तथा इस संघ का एक मुखिया होता था। संघ का क्या होता था? एक मुखिया होता था। और मुखिया क्यों बनाया जाता था? ये जो मुखिया है, यह घोड़ों की, जो घोड़े हैं, घोड़ों की खरीद फरोख्त करने वाला जो व्यक्ति है उससे बातचीत करता था। यानी घोड़ों के व्यापारी हैं, यहाँ पर विशेष होते थे। इनके द्वारा एक संघ बनाया जाता था। संघ का एक क्या होता था? मुखिया होता था। मुखिया यानी घोड़ों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यक्ति से बातचीत करने वाला। यानी कि जो मार्केट में, बाजार में जाते तो वहाँ पर इनका जो मुखिया होता था, घोड़े खरीदने वालों से वही बातचीत करता था। हम यहाँ पर देखेंगे उस समय क्या होता था। ये जो व्यापारी हैं, ये जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी हैं, इन्हें जंगलों व अनेक राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था। अनेक राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था। यानी कि विभिन्न राज्यों से गुजरना पड़ता था। जंगली रास्ते होते थे और वहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए ये जो व्यापारी हैं क्या करते थे? काफिले में चला करते थे। यानी कि व्यापारियों के कई समूह मिलकर चला करते थे, काफिले में चला करते थे तथा अपना एक व्यापारिक संघ बनाते थे। क्या करते थे? व्यापारिक संघ बनाते थे, जिसे गिल्ड भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिल्ड भी कहा जाता था। इन लोगों का एक अपना व्यापारिक संघ होता था, गिल्ड भी इसे कहा जाता था। अब जो प्रमुख व्यापारिक संघ है, जो प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे, उनमें हम बात करेंगे। जो प्रायद्वीप भारत है, दक्षिण भारत है, इसके दो प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। प्रसिद्ध व्यापारिक संघ। अब प्रसिद्ध व्यापारिक संघ हम देखेंगे। प्रायद्वीप भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। जो एक तो मणिग्रामम व नानादेशी। ये क्या थे? दो प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। इनका जो व्यापार था हम देखेंगे। इनका जो व्यापार था यहाँ पर हम देखेंगे। मान लीजिए यह भारत, ये जो भारत है, मान लीजिए ये भारत है। उस समय यह क्षेत्र भी भारत में होता था। और इनका जो व्यापार है, कहाँ थे ये दोनों? प्रायद्वीप भारत में थे। इनका व्यापार
दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी यह व्यापार करते थे। तथा ये जो चाइना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी यह व्यापार करते थे। मान लीजिए ये चीन का क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्विया यहाँ पर जाकर्ता, इंडोनेशिया, सिंगापुर का नीचे वाला जितना भी क्षेत्र है, इनके यहाँ पर व्यापारिक संबंध थे और यहाँ पर यह व्यापार करने के लिए आते थे। अब इनके अलावा मणिग्रामम और नाना देशी के अलावा भी कुछ व्यापारिक संघ थे। उनमें हम देखेंगे कौन कौन से थे। इनके अलावा हम देखें तो चेटियार, मारवाड़ी और औसवा, ये क्या थे? प्रमुख व्यापारिक समुदाय थी। आगे चलकर चेटियार, मारवाड़ी व औसवाल प्रमुख व्यापारिक समुदाय बन जाते हैं। अब गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे जो गुजरात है, यहाँ पर हिंद बनिया व बोहरा, हिंद बनिया व बोहरा जो समुदाय है, बोहरा, यह दो समुदाय थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध व्यापारिक संघ बनते हैं या व्यापार के लिए प्रमुख रहते हैं, विशेष रहते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है हम देखेंगे। इनके द्वारा जो व्यापार है दूर दूर तक किया जाता है, यानी कि पश्चिमी जो राष्ट्र हैं और जो पूर्वी राष्ट्र हैं, पाश्चात्य विश्व के साथ और जो पूर्वी विश्व है, इनके साथ इनके गहरे व्यापारिक संबंध रहेंगे। यहाँ से हम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से देखें तो हम देखेंगे इस प्रकार से यह भारत का क्षेत्र है। मान लीजिए यह भारत का क्षेत्र है। अब इनके जो संबंध थे, यहाँ पर हम देखेंगे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ पर जो चाइना का क्षेत्र है, और दूसरा हम देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यह फारस की खाड़ी, इधर हम देखेंगे फारस की खाड़ी, यहां पर हम देखेंगे लाल सागर, क्या है? लाल सागर का क्षेत्र है, और यहां पर रहता है पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, और यहां पर हम देखते हैं भूमध्य सागर है, यहां पर हम देखेंगे भूमध्य सागर रहता है। तो यहीं पर है इटली का क्षेत्र भी है, इटली के व्यापारियों की भी यहाँ पर बात आएगी। तो ये जो व्यापारी होते थे, इनका जो व्यापारिक संबंध था दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, चाइना के साथ, तथा यह दूर दूर तक हम देखेंगे जो लाल सागर के बंदरगाह है, यहाँ पर भी यह व्यापार के लिए आते थे। ये जो भारत के व्यापारी हैं, लाल सागर और फारस की खाड़ी है, यहाँ पर भी व्यापार इनका काफ़ी समृद्धशाली था। और यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर भी इनके व्यापारिक संबंध थे। और चाइना के साथ भी, चाइना से ये चांदी व टिन क्या करते थे? चांदी व टिन आयात करते थे। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया पूर्वी अफ्रीका है, तो यहाँ से यह हाथी दांत और बहुत सी वस्तुएं जो हैं उनका यहाँ पर व्यापार करते थे। फिर उसके बाद हम देखें, ये जो व्यापारी समुदाय है, यहाँ पर बहुत से जो अन्य व्यापारी हैं,
यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर इटली है, हमने देखा। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं यह इन पत्तनों पर क्या करते थे, कपड़े व मसालों का व्यापार भी करते थे। जैसे हमने देखा चाइना से क्या करते थे, चांदी व टिन आयात करते थे, और जो पूर्वी अफ्रीका है यहाँ से सोना व हाथी दांत का व्यापार भी किया जाता था। अब भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है हम यहाँ पर देखेंगे। भारत का ये जो पश्चिम क्षेत्र है, ये जो पश्चिम का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर चीनी, यहूदी, फारसी, ईरानी यो भी है, यहाँ पर आकर के निवास करने लगे, यहाँ पर बसने लगे, तो यहाँ पर यह रहने लगे। और जो भारतीय व्यापारी हैं यहाँ पर इन पत्तनों पर क्या करते थे, अपना व्यापारिक सामान लेकर जाते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे इतालवी भी रहने लगे थे। जो लाल सागर है, लाल सागर तक भारत के जो व्यापारी हैं, इन लाल सागर या दूर दूर के बंदरगाह हैं, यहाँ पर अपना माल लाया जाता, यानी कि कपड़े लाए जाते, मसाले लाए जाते। इनको जो इतालवी व्यापारी हैं हम देखेंगे, जो इतालवी व्यापारी हैं इसे यहाँ पर यूरोप के देशों में लेकर जाते थे। कहाँ पर लाते थे, यूरोप के जो देश हैं इन्हें यहाँ पर ले जाते तथा यहाँ से ये मोटी कमाई करते। इनको बहुत ही लाभ होता, क्योंकि हम देखेंगे यूरोप में बड़ी मात्रा में जो भारत के मसाले हैं और कपड़े हैं इनकी मांग हो गई थी, क्योंकि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत में क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के जो मसाले हैं हम देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के जो मसाले कौन कौन से हैं उनमें हम देखेंगे, जैसे सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च। इनका यूरोपीय व्यंजन है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। यूरोपीय व्यंजन जो है इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनकी यहाँ पर मांग बढ़ने लगती है। और मांग बढ़ने लगती है तो इसका मान लीजिए आप व्यापार भी बढ़ने लगेगा। और भारतीय व्यापारी हैं जिन्हें दूर दूर के पत्तनों तक ले जाते थे, वहाँ से जो इतालवी व्यापारी हैं इन्हें आगे ले जाते थे और वह इनसे मोटी कमाई करते थे, बड़ा मुनाफा होता था। और जो भारतीय सूती वस्त्र है, जो भारतीय मसाले हैं, यूरोप में इनकी बड़ी मांग थी। और इन चीज़ों ने जो यूरोप व्यापारी हैं, जो यूरोप वासी हैं, उन्हें भारत की तरफ खींचने में मजबूर कर दिया। इन्होंने भारत की तरफ उन व्यापारियों को खींचा, उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर लाभ होता था, बड़ी मात्रा में कमाई करते थे। यानी कि यहाँ पर देखा गया है कि काली मिर्च पर उन्हें 60 गुना मुनाफा होता था। और इसके बाद हम देखें व्यापार की दृष्टि से बात करें, जो काबुल है, काबुल रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे काबुल, किसकी बात करेंगे, काबुल की बात करेंगे। ये जो काबुल है यह हम देखेंगे 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में हम देखेंगे व्यापारिक व राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखवाता था, क्योंकि काबुल का जो भौगोलिक दृश्य है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और काबुल जो है यह रेशम मार्ग से
मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग चाइना से लेकर के यानी एशिया से लेकर के जो यूरोपीय कंट्री हैं इनके मध्य व्यापारिक संबंध को बढ़ाता था या बनाता था। और इस मार्ग पर जो बड़े बड़े शासक हैं वो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ललायित रहते थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी चलते थे और बड़ी दूर से व्यापारी चलते थे, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया या पूर्वी एशिया से लेकर के यूरोप तक जाते थे। तथा इन रास्तों से चोर डाकुओं से बचने के लिए वो टैक्स भी देते थे, तथा इस टैक्स को वसूल करने के लिए जो शासक होते थे यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। और यह रेशम मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसका महत्व जो काबुल और कंधार का क्षेत्र है और भी बढ़ जाता है। और यहाँ के जो व्यापारी हम देखेंगे, इनके द्वारा खजूर, गलीचे व मेवे ऊँटों पर लाद कर, किस पर? ऊँटों पर लाद कर यहाँ पर बेचने के लिए लाया जाता था। और काबुल कंधार के जो ये बाजार हैं, इनमें हम देखेंगे गुलाम लोग हैं, जो गुलाम होते थे, गुलामों की बिक्री भी होती थी। काबुल और कंधार के क्षेत्र में क्या होता था? गुलामों की बिक्री भी होती थी। इसको हम फिर से रिवीजन कर लेंगे दूसरी बार इसका। फिर से हम देखेंगे छोटे और जो बड़े व्यापारी होते थे, इनमें क्या होता था? जो बंजारे हैं यह भी शामिल होते थे। बंजारे भी उस समय व्यापार करते थे, अपने बैलगाड़ियों से लेकर के एक जगह से दूसरे स्थान पर व्यापारिक जो वस्तु हैं उन्हें पहुंचाया जाता था। और इन व्यापारियों में हम बात करें तो जो घोड़ों के व्यापारी हैं यह विशेष रूप से यहाँ पर अपना महत्व रखवाते थे और इनके द्वारा अपने संघ बना लिए जाते थे। ये जो घोड़ों के व्यापारी हैं इनके द्वारा क्या किया जाता था? अपने संघ बना लिए जाते थे। घोड़ों के व्यापारियों के द्वारा अपने संघ बना लिए जाते थे तथा इनका एक मुखिया होता था। और मुखिया का काम क्या होता था? जो घोड़ों की खरीद फरोख्त करने वाला व्यक्ति है उससे बातचीत कौन करता था? इनका मुखिया करता था। अब जो घोड़ों के व्यापारी हैं इन्हें जंगलों व अनेक राज्यों से गुजरना पड़ता था, जिस कारण यह काफिले में चला करते थे और अपना एक व्यापारिक संघ बना लेते थे, यानी कि बहुत से व्यापारी मिलकर काफिला बना लेते थे, क्योंकि उस समय चोर डाकुओं की बड़ी दिक्कत रहती थी तथा उससे बचने के लिए काफिलों में चला करते थे और अपना व्यापारिक संघ बना लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था? गिल्ड भी कहा जाता था। फिर हम देखेंगे प्रसिद्ध व्यापारिक संघ जो प्रसिद्ध व्यापारिक संघ है वो प्रायद्वीप भारत में प्रमुख रूप से दो थे, एक तो मणिग्रामम और दूसरा नानादेशी। यह दोनों ही प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। इनका जो व्यापार है दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा अन्य देशों के साथ बड़े पैमाने पर इनका व्यापार वाणिज्य है जो स्थापित किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे प्रायद्वीप में हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया और चाइना और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो मणिग्रामम और नानादेशी ये दोनों हैं, इनका जो संबंध इनके साथ रहता था। फिर इसके बाद हम बात करें तो प्रमुख हम देखेंगे चेटियर, मारवाड़ी जो ओसवाल, यह प्रमुख समुदाय रहते हैं। बाद के समय में बात करें तो चेटियर, मारवाड़ी व ओसवाल प्रमुख व्यापारिक समुदाय बन जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करें गुजरात की। जो गुजरात के जो व्यापारिक थे उनमें हिंद, बनिया व बोहरा प्रमुख समुदाय रहते थे। इनका जो व्यापार है दूर दूर तक था। यहाँ पर हम देखेंगे जो गुजरात के व्यापारी हैं इनका जो व्यापारिक संबंध है, इनका व्यापारिक संबंध हम देखेंगे फारस की खाड़ी। यहाँ पर हम देखेंगे यह फारस की खाड़ी है और इसके बाद यह लाल सागर है, लाल सागर व फारस की खाड़ी। और यहाँ पर हम देखेंगे जो पूर्वी अफ्रीका है इसके साथ इनका व्यापारिक संबंध था। और यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया व चाइना के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। चाइना से यह चांदी व टिन आयात करते थे और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका है जो यहाँ पर हाथी दांत व सोने का यह व्यापार करते थे।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि कपड़ों व मसालों का जो व्यापार था, इनका प्रमुख व्यापार था। कपड़े और जो मसाले हैं इसे दूर दूर के पत्तनों तक यानी कि लाल सागर तक यह बेचने के लिए आते थे। उसके बाद हम देखते हैं जो भारत का यह क्षेत्र है, कौन सा, पश्चिमी तट है। यहाँ पर चाइनी, यहूदी, फारसी, ईरानी बहुत से जो व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए थे, यहाँ पर रहने लगे थे। तथा इतालवी, यहाँ पर हम देखेंगे जो भारतीय व्यापारी हैं दूर दूर के पत्तनों तक, जैसे लाल सागर तक फारस की खाड़ी तक कपड़े और मसाले भारत के लाते थे। यहाँ से जो इतालवी व्यापारी हैं इसे यूरोपीय क्षेत्र में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? यूरोपीय क्षेत्र में ले जाते थे। यहाँ से भारी मात्रा में मुनाफा कमाते थे, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय मसाले हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु के जो मसाले हैं, दालचीनी, सुपारी हो गई, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, इनकी यूरोपीय जो व्यंजन है इनमें बड़ी मांग थी, बड़ा योगदान था, तो इसलिए इनकी मांग बढ़ जाती थी। और जो भारत का हम देखेंगे सूती वस्त्र है और मसाले हैं, यह जो यूरोपीय व्यापारी हैं या विदेशी व्यापारी हैं इनको अपनी ओर खींच लाते थे। यह बड़े लुभावने होते थे विदेशियों के लिए, और जो भारत में अपना व्यापार करने के लिए चले आते थे, बड़ा यहाँ पर इनको मुनाफा होता था। इसके बाद हम देखें व्यापार की दृष्टि से जो काबुल कंधार है इसकी क्या भूमिका रहती है। काबुल कंधार, जो काबुल का क्षेत्र है, यह रेशम मार्ग से जुड़ा होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका भौगोलिक दृश्य भी बड़ा रोमांचकारी था। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह व्यापारिक व राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखवाता था। जो काबुल है रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर खजूर, गलीचे व मेवे ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे यहाँ पर बेचने के लिए, और जो गुलामों की बिक्री भी यहाँ पर होती थी। जैसे हम सल्तनत काल में पढ़ते हैं, जो कुतुब बिन ऐबक हो गया और इल्तुतमिश हो गया, यह इन्हीं बाज़ारों से खरीदे हुए गुलाम थे जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं। तो गुलामों की खरीद फरोख्त भी उस समय यहाँ पर होती थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो रेशम मार्ग है यह अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह लंबा चौड़ा मार्ग था। यहाँ पर बहुत से व्यापारी हैं जो पूर्वी एशिया से लेकर के यूरोप तक व्यापार करते थे। यहाँ पर जो रेशम मार्ग है इसका ईरान में, फारस में, यूनान में बड़ा महत्व था, और यह बड़ा महंगा था। और इस पर जो बीच के शासक हैं वो टैक्स वसूल करते थे व्यापारियों से, और कोई भी शासक ललायित रहता था इस जो मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, तो ताकि वह वहाँ से टैक्स वसूल कर ले। तो भारत का एक शासक है कनिष्क, जिसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण रहता है इस रेशम मार्ग को लेकर। उस शासक का यहाँ पर आधिपत्य भी रहता है। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे। नगरों में शिल्प की बात करें तो जो बीदर के हम देखेंगे, बीदर के शिल्पकार रहते हैं, इनके द्वारा चांदी व तांबे की जड़ाई की जाती थी। बीदर के शिल्पकारों द्वारा चांदी व तांबे की जो जड़ाई की जाती थी, इसके लिए यह बड़े प्रसिद्ध थी। इसलिए इस शिल्प को, यानी जो तांबे व शिल्प की जड़ाई है, यह शिल्प है, इसे क्या कहा जाने लगा? बीदरी शिल्प कहा जाने लगा। किस नाम से पुकारा जाने लगा? बीदरी शिल्प के नाम से ही इसे जाने लगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो अगला समुदाय है, उसमें हम देखेंगे पंचाल अर्थात विश्वकर्मा। उसमें हम देखेंगे पंचाल अर्थात विश्वकर्मा। इनमें हम देखेंगे मुख्य रूप से सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई व केसरे।
कसेरे समुदाय के लोग आते थे। कसेरे समुदाय के लोग आते थे। इनके द्वारा भवन निर्माण, इनका कार्य क्या होता था? भवन निर्माण या सार्वजनिक निर्माण और तालाब निर्माण आदि जो होता था, इनका प्रमुख कार्य होता था, मुख्य पेशा होता था। यानी कि जो भवन निर्माण होते थे या तालाब निर्माण होते थे, इनमें इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे कैकोलार या सालियर समुदाय। कौन सा? यहाँ पर हम देखेंगे सालियर या कैकोलार समुदाय। यह इस काल में हम देखेंगे बड़े समृद्धशाली हो गए थे। समृद्धशाली बुनकर समुदाय था। जो सालियर या कैकोलार का समुदाय है, यह एक बुनकर समुदाय था। इस काल में हम देखेंगे यह समृद्धशाली समुदाय बन जाता है, बड़ा रूप ले लेता है तथा इसके द्वारा मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन अनुदान के रूप में दिया जाता है। अनुदान के रूप में या दान दक्षिणा के रूप में इस समुदाय के द्वारा मंदिरों को दान दिया जाता है। इसके बाद हम देखें वस्त्र निर्माण के साथ साथ जो सालियर समुदाय है, वस्त्र निर्माण के साथ कातना व रंगना भी इनका प्रमुख कार्य था तथा आगे चलकर यह व्यापार वाणिज्य का जो व्यवसाय है उसे भी अपना लेते हैं। स्वतंत्र रूप से जो व्यापार व्यवसाय है उसे अपना लेते हैं। इसके बाद हम देखें तो जो नगर है, नगरों का बदलता जो भविष्य है उसकी बात हम करेंगे। इसमें शहरों का बदलता भाग्य, शहरों का बदलता भाग्य। शहरों के बदलते भाग्य में हम देखेंगे जब लंबे समय में सदियों के अंतराल के बाद हम देखते हैं अहमदाबाद गुजरात का जो शहर है इसका सितारा चमक उठता है। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम देखेंगे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद व्यापार की दृष्टि से अब महत्वपूर्ण स्थान रखने लगता है। इस समय इसका वर्चस्व बढ़ जाता है। इसी के साथ हम देखें तो जो पहले तंजावुर का स्थान था, तंजावुर की बात करें जो चोलों की राजधानी थी, जो तंजावुर का शहर था, अब वह व्यापार व विस्तार की दृष्टि से सिकुड़ने लगा था। यहाँ पर हम सिकुड़ने से अर्थ तात्पर्य होगा कि जो तंजावुर का शहर है उस समय इसका विस्तार भी बड़ा था, विस्तार भी बहुत था, काफ़ी फैला हुआ था। व्यापार भी इसका विदेशों तक काफ़ी फैला हुआ था। इसका महत्व भी बहुत अधिक था। लेकिन इस समय यह महत्व व विस्तार की दृष्टि से सिकुड़ चुका था। उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है उसकी चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल में एक नदी है पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तटीय क्षेत्र में हम देखेंगे एक शहर है मुर्शिदाबाद जो रेशमी वस्त्र के केंद्र के रूप में उभर कर
सामने आता है। रेशमी वस्त्र के केंद्र के रूप में सामने उभर कर कौन आता है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी भी बनता है, लेकिन इसी सदी के अंत में हम देखेंगे मुर्शिदाबाद का सितारा भी डूबने लगता है, क्योंकि इसी शताब्दी के अंत में मुर्शिदाबाद है जो इसका सितारा भी डूबने लगता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद का विनाश होने का कारण था क्योंकि भारत उस समय क्या था? अंग्रेजों का उपनिवेश था और इंग्लैंड से जो वस्त्र बनकर आते थे, यानी इंग्लैंड की प्रतियोगिता के आगे जो मुर्शिदाबाद है यह टिक नहीं पाता और इसी शताब्दी के अंत में मुर्शिदाबाद का भी अंत हो जाता है। एक बार हम फिर से इनका रिवीजन कर लेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। इसमें हम देखेंगे नगरों में शिल्प, बीदर के जो शिल्पकार थे यह तांबे व चांदी की जड़ाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं और तांबे की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के कारण जो बीदर का शिल्प है वो बीदरी शिल्प के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद पंचाल अर्थात विश्वकर्मा, जिसमें सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, केसरे जैसे समुदाय रहते हैं। इनके जो कार्य होते थे, इनका भवन निर्माण, सार्वजनिक निर्माण, तालाब निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इसके बाद हम देखेंगे अगले जो रहते हैं सारियर या कैकोलार समुदाय, यह बुनकर समुदाय था। आगे चलकर यह काफ़ी समृद्धशाली बन जाता है। इसके द्वारा मंदिरों को बड़े रूप में दान दक्षिणा दी जाती है, बड़ी मात्रा में अनुदान भी दिया जाता है। तथा हम देखेंगे वस्त्र निर्माण के साथ साथ कातना व रंगना और स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय के लिए है आगे चलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद हम देखेंगे शहरों का बदलता भाग्य, यानी जो शहर थे अब उनका सिस्टम बदलने लगा था पहले की अपेक्षा। जैसे बाद में अहमदाबाद का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, लेकिन किसी समय में तंजावुर का जो शहर है इसका बड़ा महत्व था। इस काल में हम देखेंगे अहमदाबाद जो गुजरात का क्षेत्र है यह व्यापार की दृष्टि से अब इसका महत्व बढ़ चुका था, विस्तार की दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ चुका था। अब जो तंजावुर है यह व्यापार व विस्तार की दृष्टि से सिकुड़ने लगा था पहले की अपेक्षा। अब इसका जो महत्व है वो कम हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे जो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी है, इसके तटीय क्षेत्र में हम देखेंगे मुर्शिदाबाद रहता है। मुर्शिदाबाद जो 1704 में हम देखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी भी बनता है और यह रेशमी वस्त्रों के केंद्र के रूप में भी उभर कर सामने आता है, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चलता क्योंकि इसी शताब्दी के अंत में हम इसका डूबता हुआ सितारा देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड उस समय अंग्रेजों का भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था और इंग्लैंड की प्रतियोगिता के सामने हम देखते हैं मुर्शिदाबाद नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि मुर्शिदाबाद का भी तंजावुर की तरह अंत हो जाता है। तो पीछे हमने दोस्तों पढ़ चुके हम जैसे कि शहरों का बदलता हुआ भाग्य। तो बदलते हुए भाग्य में शहरों के हमने देखा किस प्रकार से जो अहमदाबाद का सितारा चमक उठता है, उसका विकास हो जाता है और किस प्रकार से हम देखते हैं जो चोलों की राजधानी तंजावुर रहती है उसका विस्तार की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से किस प्रकार से कम हो जाता है। तो अब हम इनमें पढ़ेंगे जो हमारे रहेंगे हम्पी और मसूलीपट्टनम और दूसरा सूरत। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है और तीनों ही जो ये शहर हैं यह दक्षिण भारत के रहते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे हम्पी को। हम्पी यहाँ पर हम देखेंगे हम्पी जो है कला व सौंदर्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और हम्पी हम देखेंगे 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर व बुक्का के द्वारा और हम्पी इस विजयनगर साम्राज्य का केंद्र रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1336 ईस्वी में
1336 ईस्वी में विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना होती है। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्थापना हरिहर व बुक्का के द्वारा इस नगर की स्थापना की जाती है 1336 ईस्वी में। तथा हम्पी इसका केंद्र रहता है, यानी विजयनगर साम्राज्य का हम्पी केंद्र रहता है। और दक्षिण भारत में हम हम्पी की स्थिति देखें तो यह कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के तट पर स्थित था। कौन सी नदियां थी? हम्पी, कृष्णा व तुंगभद्रा ये दो नदियां हैं जिनके तट पर हम्पी स्थित था। तो इसके बाद हम देखेंगे हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के तट पर यह स्थित था। दक्षिण भारत में हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, यह दक्षिण भारत है। तो हम्पी की स्थिति लगभग यहाँ पर वर्तमान जो हमारा कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर हम्पी की स्थिति रहती है, कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के तट पर। और मुसल्लीपट्टनम की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर यहाँ पर रहता है। और सूरत की बात करें तो सूरत का जो क्षेत्र है यहाँ पर रहता है, गुजरात में सूरत का स्थिति है जो यहाँ पर रहती है। तो हम्पी, सूरत व मुसल्लीपट्टनम के जो क्षेत्र हैं भारत के अगर मैप पर देखा जाए तो इनकी स्थिति ये रहती है। और हम्पी के शानदार खंडर हम देखेंगे, जो हम्पी के शानदार खंडर हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर हम्पी के जो शानदार खंडर हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम्पी एक बहुत ही सुंदर शहर रहा होगा, यानी कि उसकी किलेबंदी उच्च कोटि की रही होगी। खंडरों से प्रमाणित होता है कि हम्पी की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। यहाँ पर हम देखेंगे कहीं पर भी गारे व चूने का प्रयोग नहीं हुआ, कहीं पर भी गारे व चूने का प्रयोग नहीं हुआ। शिलाखंडों को हम देखते हैं, हम्पी जो शहर है यहाँ पर शिलाखंड यानी पत्थरों को आपस में फंसाकर गूंथा जाता था, यानी कि ये जो पत्थर हैं इन्हें आपस में फंसाया जाता था, इसमें गारे व चूने का प्रयोग नहीं होता था। यह हम्पी शहर की एक विशेषता रहती है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में शिलाखंडों को फंसाकर गूंथा जाता था और इनके जो भव्य मेहराब है हम देखेंगे, भव्य मेहराब, गुंबद तथा स्तंभों वाले विशाल कक्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे मूर्तियां रखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे आले बने हुए थे। फिर उसके बाद देखेंगे बाग बगीचों में जो हम्पी का शहर है इसकी वास्तुकला की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम्पी की वास्तुकला की। भव्य मेहराब, गुंबद, स्तंभों वाले विशाल कक्ष थे तथा मूर्तियां रखने के लिए क्या था? आले बने हुए थे। बाग बगीचों में हम देखेंगे कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तियां बनी हुई थी। क्या था? मूर्तियां बनी हुई थी। कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तियां बनी हुई थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 15वीं 16वीं शताब्दी में, 15वीं व 16वीं शताब्दी में, जो 16वीं शताब्दी रहती है
इस समय जो हम्पी है, इसने हम्पी द्वारा अपनी समृद्ध वाणिज्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से फल फूल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी में अपनी समृद्धशाली वाणिज्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से जो हम्पी है यहाँ पर वह फल फूल रहा था। तो इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो मंदिर संस्कृति है, यहाँ पर हम देखेंगे हम्पी की जो मंदिर संस्कृति है, मंदिर संस्कृति की बात करें तो उस समय हम देखेंगे दक्षिण भारत में क्या था, देवदासी प्रथा पाई जाती थी। देवदासी प्रथा क्या थी, मंदिरों में जो स्त्रियां हैं वो बचपन से ही रहती थी तथा यह मंदिरों में नृत्य गान का कार्य करती थी। यहाँ पर हम देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर। क्या है? एक विरूपाक्ष मंदिर में हम देखेंगे विशाल स्तंभों वाला कक्ष, जिसमें मूर्ति व प्रजाजन तथा राजा के समक्ष इन देवदासियों द्वारा क्या किया जाता था, इनके द्वारा नृत्य किया जाता था। तो उसके बाद हम देखें तो दक्षिण भारत में उस समय नवरात्रि इनका मुख्य त्योहार था। जो नवरात्रि क्या था इनका मुख्य त्योहार रहता है। और उस समय इस नवरात्रि को किस नाम से जाना जाता था? महानवमी के नाम से जाना जाता था। और हम देखेंगे जो पुरातात्विक इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उनके द्वारा इसकी खोज कर ली जाती है। और इस खोज के बाद हम देखेंगे इसे महानवमी मंच कहा जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा महानवमी मंच की खोज कर ली जाती है और इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। जो महानवमी मंच है, इस पर क्या होता था? सांस्कृतिक कार्यक्रम व मल्ल युद्ध यहीं पर होते थे और राजा इन्हें देखता था, राजा द्वारा इन्हें देखा जाता था। यानी हम देखेंगे नवरात्रि उस समय का महत्वपूर्ण त्योहार था, जिसे वर्तमान में हम नवरात्रि कहते हैं, लेकिन उस समय क्या कहते थे? उसे महानवमी मंच कहा जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा इसकी खोज की गई है और राजा द्वारा इसी मंच पर हम देखेंगे, राजा द्वारा इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे और मल्ल युद्ध है जो उसे देखा जाता था। और राजा अपने अतिथियों को इसी मंच पर सम्मानित करता था। किसे? अतिथियों को राजा द्वारा इसी मंच पर सम्मानित किया जाता था। इसको हम फिर से देख लेंगे थोड़ा। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत के जो शहर हैं, शहरों का बदलता हुआ भाग्य हमने देखा। तो उसमें हम पढ़ेंगे जो हम्पी है, हम्पी कला व सौंदर्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत में था, वर्तमान जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के तट पर था। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हम देखेंगे हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इसी विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख केंद्र है वो हम्पी रहता है। और हम्पी के जो शानदार खंडर हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनका जो किलेबंदी है वह उच्च कोटि की रही होगी तथा इसमें गारे व चूने का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है तथा आपस में शिलाखंडों को, पत्थरों को फंसाकर इसमें गूंथा गया है। और इनकी वास्तुकला की हम बात करें, हम्पी की वास्तुकला की अगर बात की जाए तो भव्य व महराब, गुंबद व स्तंभों वाले विशाल कक्ष बने हुए हैं तथा मूर्तियां रखने के लिए
आले बने हुए हैं। और बाग बगीचों में हम देखेंगे कमल व टोडों की आकृतियां वाली मूर्तियां भी यहाँ पर निर्मित की गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे 15वीं-16वीं शताब्दी में अपनी समृद्धशाली वाणिज्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए हम्पी जो है प्रसिद्ध रहता है। और मंदिर संस्कृति में देखें तो मंदिर संस्कृति में हम देखेंगे देवदासी प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। और देवदासियाँ जो हैं वह राजा, प्रजा तथा इस मूर्ति के समक्ष, विरूपाक्ष मूर्ति के समक्ष अपना नृत्यागान करती थी। और उसके बाद हम बात करें, प्रमुख त्यौहार जो है दक्षिण भारत का हम देखेंगे नवरात्रि है, लेकिन उस समय इसे महानवमी कहा जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा इस महानवमी मंच की खोज की गई है। उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जो राजा होता था यहाँ पर बैठकर मल्ल युद्ध व सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उनको देखा करता था तथा यहाँ आने वाले अतिथियों को वह सम्मानित भी करता था। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 1565 में एक तालीकोट का युद्ध होता है। तालीकोट का युद्ध होता है। इस समय हम देखेंगे जो विजयनगर है यहाँ का जो शासक है, विजयनगर का शासक कौन रहता है? विजयनगर का शासक रहता है सदाशिव राय, सदाशिव राय। और 1565 पर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है। किनके द्वारा 1565 में आक्रमण किया जाता है? अहमदनगर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, गोलकुंडा के सुल्तानों पर हम देखेंगे बीजापुर, बीजापुर, इसमें बीजापुर भी शामिल था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर के सुल्तानों द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसमें हम देखेंगे जो विजयनगर है यह समाप्त हो जाता है। यानी विजयनगर की साम्राज्य की पतन के बाद ही हम देखते हैं जो हम्पी है, हम्पी है इसका महत्व है जो अब कम हो जाता है। तो इस युद्ध में हम देखेंगे बरार जो है भाग नहीं लेता, जो बरार है इस युद्ध में भाग नहीं लेता। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर के द्वारा ही 1565 के तालीकोट युद्ध में विजयनगर को परास्त किया जाता है, जिसमें हम्पी जो है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, अगला शहर जो है वो है सूरत। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पश्चिम का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तथा इसे हम देखेंगे मक्का का, मक्का का प्रस्थान, प्रस्थान स्थल भी कहा जाता है। प्रवेश, पश्चिम का प्रवेश द्वार तथा मक्का का प्रस्थान स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे सूरत की जो स्थिति क्या है, ये दक्षिण भारत है और यहाँ पर सूरत है। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो हज यात्री हैं मक्का मदीना के लिए यहीं से प्रस्थान करते थे। और जो पश्चिम के राष्ट्र हैं, पश्चिम के देश हैं, यानी जो पाश्चात्य विश्व है वो यहीं से भारत में प्रवेश करता था। इसीलिए सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार, मक्का का प्रस्थान स्थल भी कहा जाता है। उस समय मुगल काल में हम देखें तो मुगल काल में कैम्बे तथा कुछ समय बाद हम देखेंगे अहमदनगर के साथ साथ, अहमदनगर के साथ साथ इसका महत्व भी बढ़ जाता है। अहमदनगर के साथ इसका जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो सूरत का व्यापार है, हम देखेंगे सूरत में औरमुज की खाड़ी से होकर औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था। और 1679 में एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जो इस बंदरगाह का वर्णन भी करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1679 में
सूरत की बात करें तो 1679 में एक ओविगेटन अंग्रेज इतिहासकार हैं जो सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हैं। इनके अनुसार इस बंदरगाह पर प्रतिदिन औसतन 100 जहाज लंगर डाले रहते थे। यानी कि जो सूरत का बंदरगाह है उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था, विदेशों के साथ इसका अच्छा संबंध था। तो ओविगेटन कहते हैं कि प्रतिदिन औसतन यहाँ पर 100 जहाज लंगर डाले रहते थे। उस समय हम देखेंगे अंग्रेज हॉलैंड वासी थे और जो डच लोग थे, इनके यहाँ पर हम देखेंगे माल गोदाम व कारखाने यहाँ पर निर्मित होते थे। और यहाँ पर देखेंगे सूरत की जो हुंडी व्यवस्था, इससे पहले देखें इनके व्यापार की बात करें, माल गोदाम कारखाने बने रहते थे। यहाँ पर जो सूरत की हम देखेंगे सूरत के सूती वस्त्र हैं, जो सूरत के सूती वस्त्र रहते हैं, सूती वस्त्र की सुनहरी गोटे व किनारियों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे तथा जो सूरत का व्यापार रहता है वह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका व यूरोप के जो विभिन्न देश हैं उनके साथ इनका व्यापार संबंध रहता है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे विदेशों के यानी कि विश्व के कोने कोने से आने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए सूरत में विश्राम गृह बने हुए थे। तथा हम देखेंगे जो सूरत की हुंडी को विदेशों में यानी कि दुनिया के हर कोने कोने में जो सूरत की हुंडी है उसे मान्यता प्राप्त थी। यहाँ पर हम देखेंगे जो हुंडी व्यवस्था थी इसे विश्व के कोने कोने में मान्यता प्राप्त थी। यानी कि हम उन शहरों की बात करें, देशों की बात करें तो बेल्जियम, एंटवर्प और दूसरा हम देखेंगे ईरान तथा जितने भी यूरोप के देश हैं वहाँ पर इनको मान्यता प्राप्त थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो शहर रहेगा मुछल्लीपट्टनम। उससे पहले हम देखेंगे सूरत का जो पतन है वो किस प्रकार से होता है और क्यों होता है। सूरत के पतन की हम बात करें तो हम देखते हैं इनके पतन के कारण क्या थे। सबसे पहले तो उनमें हम देखेंगे होता क्या है, जैसे ही मुगलों का पतन हो जाता है तो सूरत का पतन होना शुरू हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे 1668 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन है उसका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स राजकुमार के साथ हो जाता है। तो पुर्तगालियों द्वारा जो बम्बई है दहेज में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को प्रिंस को दिया जाता है। तो तब क्या होता है, यहाँ पर बम्बई से इसकी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे इसका पतन हो जाता है। बम्बई में 1668 में अंग्रेजों का मुख्यालय होना, बनना इसका एक कारण बनता है। दूसरा हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनके द्वारा समुद्र पर नियंत्रण कर लिया जाता है, जिस वजह से हम देखेंगे कि सूरत का पतन हो जाता है। मुख्य रूप से 2-3 इसके कारण रहते हैं।
सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार, मक्का का प्रस्थान स्थल कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे मुगल काल में इसे क्या कहा जाता था, मुगल काल में मुख्य स्थान कैम्बे का था। इसके साथ साथ अहमदनगर का भी हम देखेंगे महत्व बढ़ जाता है। सूरत में औरमुज की खाड़ी से लेकर के, जो औरमुज की खाड़ी है वहाँ से होकर पश्चिमी एशिया के साथ जो इनके व्यापारिक संबंध होते थे। 1689 में ओविंगेटन नामक एक इतिहासकार सूरत बंदरगाह का वर्णन करता है। सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए वो बताता है कि यहाँ पर औसतन 100 जहाज प्रतिदिन लंगर डाले रहते थे, यानी कि बहुत से व्यापारी यहाँ पर आते थे। और इस समय हम देखेंगे जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज हॉलैंड वासी तथा डच लोगों के यहाँ पर माल गोदाम व कारखाने भी बने हुए थे। और यहाँ पर सूती वस्त्र की बात करें सूरत के, तो सुनहरी गोटे व किनारियों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध था। और यहाँ पर विश्व के कोने कोने से आए हुए व्यापारियों के लिए क्या थे, विश्राम गृह भी बने हुए थे। और इनके व्यापार की बात करें तो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका या यूरोप के जो विभिन्न देश हैं उनके साथ इनके व्यापारिक संबंध भी थे। और हुंडी की बात करें तो विश्व के कोने कोने में इनकी हुंडी को मान्यता प्राप्त होती थी। और बेल्जियम, एंटवर्प व ईरान और यूरोप के जो विभिन्न देश हैं उनमें इनकी जो हुंडी है उनको मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि बहुत से देश हैं वर्ल्ड के, यहाँ पर इस समय की जो हुंडी प्रथा है उसे मान्यता प्राप्त होती थी। आगे चलकर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि हुंडी किसे कहती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके पतन के कारण। इसके पतन के कारणों में मुख्य रूप से मुगलों का पतन हो जाना, क्योंकि मुगल जो थे वो उस समय बहुत ही शक्तिशाली उनका साम्राज्य था, शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही मुगलों का पतन हो जाता है तथा अंग्रेज यहाँ पर हावी होने लगते हैं तो इसका पतन शुरू हो जाता है। और दूसरा हम देखेंगे पुर्तगाली थे, जो इन्होंने समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। तथा 1668 में बम्बई जो है, उस समय का बम्बई, वर्तमान मुंबई जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का उस समय मुख्यालय बन गया था। इस प्रकार से जो सूरत है इसका पतन हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे, अगला शहर जो है मछलीपट्टनम। इसके बाद हम देखेंगे जो हेडिंग है वह है जोखिम भरा दौर व मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। जोखिम भरा दौर और मछलीपट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण तट था। क्या था? आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण तट रहता है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो स्थिति है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कृष्णा नदी के डेल्टा पर रहती है, समुद्र के किनारे पर रहती है। यहाँ पर अंग्रेज व हॉलैंड वासी थे जो इनके मध्य यहाँ पर इन्हें संघर्ष रहता है नियंत्रित करने के लिए। अंग्रेज व हॉलैंड वासियों के मध्य संघर्ष रहता है। किसके लिए? इस मछलीपट्टनम पर नियंत्रण करने के लिए। दोनों के मध्य संघर्ष रहता है इस पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मुगलों के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ा ली जाती है। क्या किया जाता है? मुगलों के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ा ली जाती है। तथा यहाँ का जो सूबेदार है, सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है? सूबेदार मीर जुमला को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। और मीर जुमला जो है वो हॉलैंड वासियों व अंग्रेजों को आपस में भिड़ाने लगते हैं। हॉलैंड वासी व जो अंग्रेज हैं उन्हें क्या करते हैं? आपस में भिड़ाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो औरंगजेब के द्वारा इन पर, जो मुगल काल का शासक था, इन पर क्या कर लिया जाता है? अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। जो मछलीपट्टनम का क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। और धीरे धीरे हम यहाँ पर देखेंगे जो हॉलैंड वासी व अंग्रेज जो है यहाँ से बम्बई
कलकत्ता तथा मद्रास, यानी कि उस समय का मद्रास वर्तमान का चेन्नई, कलकत्ता वर्तमान का कोलकाता, बम्बई वर्तमान का जो मुंबई है वहाँ पर चले जाती हैं। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं जो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम है, यह अपनी समृद्धि व वाणिज्यिक रूप से जो महत्वपूर्ण रहता है उसे खो बैठता है। मछलीपट्टनम अपनी समृद्धि को खो बैठता है और हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो मछलीपट्टनम है इसका पतन हो जाता है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जोखिम भरा दौर और मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण तट था। यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा नदी के डेल्टे पर स्थित था। यहाँ पर हम देखेंगे जो अंग्रेज और हॉलैंड वासी हैं इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टि से उस समय महत्वपूर्ण था। तो उस समय हम देखेंगे दिल्ली का जो सम्राट रहता है, बादशाह रहता है मुगल, वो औरंगजेब रहता है। औरंगजेब के द्वारा अपनी जो शक्ति है उसे गोलकुंडा तक बढ़ा ली जाती है और यहाँ का जो सूबेदार है उसे मीर जुमला को उसके द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अब मीर जुमला यहाँ पर क्या करते हैं, मीर जुमला यहाँ पर हॉलैंड वासी और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाने लगते हैं तथा भिड़ाने के बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब अगला कदम उठाता है, यहाँ पर अपनी जो शक्ति है उसे बढ़ा लेता है और इस पर अपना अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद हम देखते हैं अंग्रेज और हॉलैंड वासी जो बाहरी व्यापारी हैं यहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज़ों हॉलैंड वासियों के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को महत्व दिया जाता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं जो मछलीपट्टनम है इस कारण से अपनी समृद्धि को खो बैठता है, क्योंकि विदेशी जो व्यापारी है वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, मुगलों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे जो मछलीपट्टनम है इसका जो पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नए नगर एवं व्यापारी। नए नगर एवं व्यापारी, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 16वीं 17वीं शताब्दी में जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का समय, इस समय हम देखेंगे बहुत से विदेशी व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के उद्देश्यों को लेकर कपड़े व मसालों को ढूंढते हुए कपड़े व मसालों के व्यापार के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उस समय हम देखते हैं जो कपड़े व मसाले हैं यह यूरोप व पश्चिमी एशिया दोनों में ही, यूरोप व पश्चिमी एशिया दोनों में ही प्रसिद्ध थे, अपना प्रमुख स्थान रखवाते थे। तो इसी समय हम देखते हैं जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज व फ्रांसिस लोग हैं, इनके द्वारा अपनी कंपनियां स्थापित कर ली गई थी। क्या किया गया था, अपनी कंपनियां स्थापित कर ली जाती हैं तथा इस व्यापार पर अपना नियंत्रण करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय इनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम भारत में देखेंगे उस समय भारत में जो भारत के व्यापारी थे जिनमें हम देखेंगे अब्दुल गफूर व वीर जी बोरा जैसे प्रमुख व्यापारी थे। इनके पास बड़े बड़े जहाज होते थे। इनके पास क्या होता था, बड़े बड़े जहाज होते थे। उस समय हम देखेंगे प्रारंभ में तो ये कंपनियां हैं जो इनका मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं बाद में इन्होंने क्या किया, समुद्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। जो कंपनियां इन्होंने क्या किया, समुद्र पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया तथा उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने अपनी नौ शक्ति को भी बढ़ा लिया। और बाद में हम देखते हैं जो भारतीय व्यापारी हैं मजबूरन इनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो भारत के व्यापारी हैं, क्योंकि अब इनकी जो नौ शक्ति है वो बढ़ चुकी है, समुद्र पर इनका नियंत्रण हो चुका है, तो भारत के व्यापारी जो मजबूरन क्या करते हैं,
इनके एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है। तो इसी के बाद हम देखेंगे तो अंततः होता क्या है, हम यहां पर देखेंगे। अंततः हम देखेंगे अंग्रेज यहां पर सफल हो जाते हैं। वाणिज्यिक व राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को भारत में स्थापित कर लेते हैं तथा इनके द्वारा जो भारतीय बुनकर व कारीगर हैं ब्लैक टाउन्स में इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको हम फिर से देख लेंगे। नए नगर एवं व्यापारी 16वीं-17वीं शताब्दी में हम देखते हैं जो विदेशी व्यापारी हैं कपड़े व मसाले की खोज के लिए यहाँ पर आते हैं तथा क्योंकि कपड़ा और मसाला जो है यह यूरोप व पश्चिम एशिया में प्रसिद्ध था, इसकी बड़ी डिमांड होती थी। जो यूरोपीय वासी हैं वो मसालों व कपड़ों को लेकर भारत की तरफ आते थे। भारत का यह लुभावना व्यापार जो है इन्हें अपनी ओर खींचता था। फिर हम देखेंगे अंग्रेज और जो फ्रांसिस हैं इस समय तक इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनियां जो हैं वह स्थापित कर ली थी और अब भारत के व्यापार पर अपना दबदबा या वर्चस्व भी बनाना चाहते थे। लेकिन प्रारंभ में इनकी दाल यहाँ पर नहीं गलती, क्योंकि हम देखते हैं इस समय भारत के जो व्यापारी हैं प्रमुख रूप से अब्दुल गफूर, विरजी वोहरा जैसे इनके पास बड़े बड़े जहाज होते थे। क्योंकि उस समय हम देखते हैं विरजी वोहरा जैसे जो व्यापारी हैं इनका व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा होता था। लेकिन प्रारंभ में इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इन कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने क्या किया, समुद्र पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया तथा अपनी नौशक्ति को बढ़ा लिया, जिसके आगे भारतीय व्यापारी हैं जो बेबस हो जाते हैं तथा उन्हें मजबूरन इन विदेशियों के समक्ष एक एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे अंत में जो अंग्रेज हैं विदेशी शक्तियों से बेहतरीन हो जाते हैं, स्वयं को बेहतरीन साबित करते हैं तथा वाणिज्यिक व राजनीतिक रूप से अपना जो वर्चस्व है उसे स्थापित कर लेते हैं। और बुनकर और कारीगर, जो भारत के बुनकर व कारीगर हैं उन्हें ब्लैक टाउन्स में स्थापित कर देते हैं, उन्हें ब्लैक टाउन्स तक ही यहाँ पर स्थित कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो वास्को डी गामा भारत में आते हैं उनकी थोड़ी जानकारी लेंगे कि भारत में वास्को डी गामा कब आते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को हम देखेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में, वास्को डी गामा है यह पुर्तगाली थे। यह अटलांटिक, हम देखेंगे अटलांटिक महासागर से होकर केप गुड होप होते हुए हिंद महासागर पार कर भारत में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? भारत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनका जो आगे इनको व्यक्ति मिलता है वो रहता है गुजरात का अब्दुल मनिक के द्वारा इसे कालीकट बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात कालीकट के शासक जैमोरिन से होती है। जैमोरिन क्या है? एक हिंदू शासक है। हम देखते हैं जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आते हैं। यह 170 यात्रियों के साथ यहाँ पर आते हैं
और वापस जब वे आते हैं 54 यात्री ही इनके साथ रहते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर कितनी कठिन व कष्टदायी यह यात्रा रहती है, लेकिन यहाँ से काली मिर्च जब ये लेकर जाते हैं तो उस पर 60 गुना दाम ज़्यादा इनको मुनाफा मिलता है। जो इतना संकट व मुसीबत झेलने के बाद भी 1502 में वापस आ जाते हैं। 1502 में जो वास्को डी गामा है वापस आ जाते हैं। प्रारंभ में यह अपने साथ केवल 2 ही जहाज लाए थे। फिर से हम देखेंगे जो वास्को डी गामा है यह पुर्तगाली यात्री थी। वास्को डी गामा 1498 17 मई 1498 को भारत आते हैं। यह पुर्तगाली थे। वो अटलांटिक महासागर से केप गुड होप होते हुए यह हिंद महासागर पार कर भारत में पहुंचते हैं। यहाँ पर इनका स्वागत कौन करते हैं? गुजरात के अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक इनको कालीकट ले जाते हैं। कालीकट बंदरगाह यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ का शासक जो है जैमोरिन था, जो हिंदू शासक था, उसके द्वारा इनका सम्मान किया जाता है। वास्को डी गामा है जो 170 यात्रियों के साथ भारत में आते हैं, लेकिन जब यह अपनी यात्रा समाप्त कर यहाँ से वापस चलते हैं तो इनके साथ केवल 54 यात्री ही रह जाते हैं। और काली मिर्च पर इन्हें वहाँ पर जाकर के 60 गुना मुनाफा मिलता है, जिसके कारण यह भारत में आने के लिए फिर से ललायत हो जाते हैं तथा 1502 में दूसरी बार यह भारत में आते हैं। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है, छठा लेसन है, वो समाप्त हो जाता है। IAS भटनेर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।